Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. I am CMA विशाली अग्रवाल। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे कुछ एग्जाम्स आ गए थे, उनकी वजह से मैं ये वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट क्योंकि अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो हम आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए पहले की तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बेस होने वाली है ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्लास 12th के लिए बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, बिकॉज उनको क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, या फिर किसी भी हायर लेवल के लिए जहाँ पे भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ के लिए बहुत बेसिक चीज है। इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, माइक्रो पढ़ लेते हैं, मैक्रो पढ़ लेते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता कि होता क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम सबसे पहला उस बुक का जो हमारा नाम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है, क्या क्या किस वजह से ये हमारे आगे आई है। सो चलिए गाइज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जिस जिसको इस वीडियो का बेनिफिट लेना हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद मेरे चैनल अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इन क्लासेस को। तो गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को क्लास 11th एंड 12th के लिए अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस चाहिए हो, ड्यू टू दिस कोरोना वायरस अभी लाइव क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकता है। बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब भी आप अपनी एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। हमको ये स्टडी करनी क्यों पड़ती है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका सजेशन में आपको मिल जाएगा और बाकी उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिएगा, आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ आएगा। तो यही इकोनॉमिक्स जब हम एक बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, एक लार्ज स्केल पे करते हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए करते हैं, तो ये बन जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी बेसिकली हो गई, बेसिकली देखो आप अगर बात करो इकोनॉमी को, मैं बोलूंगी अ ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप की स्टडी करते हो, दिस बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब वो ग्रुप हो सकता है, मान लो आप अपने लोकल एरिया को स्टडी कर रहे हो, पूरा जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया को स्टडी कर रहे हो, टेकिंग ऑल द पीपल जो आपके लोकल एरिया में रह रहे हैं, आप उन सबके बारे में स्टडी कर रहे हो। उसके बाद अगर और बड़े लेवल पे जाऊं तो एक स्टेट को आप स्टडी कर रहे हो। उससे और बड़े लेवल पे जाऊं तो अगर आप मान लो एक कंट्री को स्टडी कर रहे हो, जैसे हम इंडिया के लोग हैं, अगर हम पूरे इंडिया के सारी जनता 130 करोड़ लोगों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम अपनी कंट्री के अंदर क्या इनकम कमाते हैं, जब हम सारे लोगों की इनकम को मिला के पढ़ते हैं कि पूरी कंट्री की एक साल में, फॉर एग्जाम्पल पूरे एक साल के अंदर इतनी इनकम हुई, इतना लोगों ने कमाया बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हो जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक थिंग। उसके बाद हम कंज्यूमर हैं, हम लोग खाते पीते हैं, हम लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए, हम लोगों को और भी चीजें चाहिए अपने जीने के लिए, हमें लग्जरी आइटम्स चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हम डिमांड करते हैं। तो कंट्री की सारे लोगों की मिलाके कि वो क्या क्या गुड्स डिमांड करते हैं, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक चीज हो गई। उसके बाद सिर्फ हम लोग डिमांड नहीं करते, अगर हम डिमांड करते हैं तो कोई उन चीजों की प्रोडक्शन भी करता है। हमको कोई चीज चाहिए तो कोई उसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फैक्ट्रीज लगा रहा है, फैक्ट्रीज से बन के वो चीज मार्केट में आ रही है। तो हम उन कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज को स्टडी कर रहे हैं साथ में मिला के कि एक साल में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितनी क्या क्या गुड्स की प्रोडक्शन होती है, कितना उन गुड्स में से मार्केट के अंदर सप्लाई होता है। उसके बाद हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है कंट्री का। उसके बाद नेक्स्ट इज बेसिकली हम जो अपना इनकम कमाते हैं उसमें से कितना हम कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हैं, कितना हम सेविंग्स कर लेते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, ये सब चीजें तो हो रही थी एक कंट्री के अंदर कि एक कंट्री के अंदर लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना सेविंग कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा हम सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है,
हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम इंपोर्ट्स करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम बाहर भी सामान भेजते हैं। तो उन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं। उन रिलेशंस को स्टडी करना, उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होने वाले हमारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करना, उनको कंसिडर करना, ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप अपनी कंट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आपकी कंट्री का जो रिलेशन है विद द अदर कंट्रीज, आप उनको भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूएई का लगाया है कि आप यूएई से कुछ भी सामान मंगा रहे हो। और सेकेंडली क्या होता है, देखो एक चीज और भी होती है कि बाहर की जो कंपनीज होती हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं, हमारी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे ट्रेडिंग के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर उन कंट्रीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, गिर रही है, तो हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर बाहर की इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है साल के अंदर, तो हमारी इकोनॉमीज पे क्या फर्क आएगा। तो ये सब चीजें बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सिर्फ अपनी इंडिया को स्टडी नहीं कर रहे, इंडिया के साथ साथ हम अपनी इंडिया का रिलेशन जो दूसरी कंट्रीज के साथ है, हम उनको भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, नाउ अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। और जब हम इस स्टडी ऑफ इकोनॉमी को लार्ज स्केल पे करते हैं या ओवरऑल बेसिस पे करते हैं, इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं और बेसिकली इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। ये एग्रीगेट्स की बात करते हैं, ये सारी चीजों को मिला के ओवरऑल लार्ज स्केल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजों को डील करता है। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा नोट्स इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मीनिंग हम बेसिक मीनिंग समझ चुके हैं, थोड़ा सा नोट्स रीडिंग करते हैं। सो ये है नोट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद इकोनॉमी एज अ होल। ये हम चीज समझ चुके हैं, जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल, उसको कंसिडर करके सारे लोगों के बारे में उसको स्टडी कर रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज कंसिडर करेंगे वो पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की होनी चाहिए। उसके बाद एंड द रिलेशन ऑफ द इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। हमारी इकोनॉमी का रिलेशन बाहर की जो दूसरी इकोनॉमीज हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, बुरा रिलेशन है, हम क्या इंपोर्ट्स करते हैं, क्या एक्सपोर्ट्स करते हैं, कितना कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिडर्स द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ये बिहेवियर कंसिडर करता है कौन सा वाला, एग्रीगेट वाला। एग्रीगेट मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द थिंग्स, एग्रीगेट टोटल, दैट इज टोटल सच एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है कि एक कंट्री में मान लो हमारे 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो 130 करोड़ लोग मिलके साल का कितना कितना पैसा कमाते हैं, दैट इज आवर नेशनल इनकम। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, क्या क्या लोग कितना कितना डिमांड करते हैं पूरी इकोनॉमी में, क्या लोग कितने कितने गुड्स कितनी कितनी क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई, क्या क्या गुड्स मार्केट में कितने कितने सप्लाई होते हैं, सारी कंपनीज मिला के क्या क्या गुड्स, मतलब किस टाइप के गुड्स सप्लाई कर रही है मार्केट में, ये सब चीजें। एग्रीगेट कंजम्पशन, अब जो इंसान कमाता है वो खाने पे खर्च कर देता है। बेसिकली कंजम्पशन का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपनी कितनी इनकम को मतलब खाने पे खर्च कर रहे हो। कंजम्पशन का मतलब है कि आप बेसिकली कितनी इनकम आप खर्च कर रहे हो। अब आप कुछ भी खरीदो, खाने का सामान खरीदो, पहनने का खरीदो, कुछ भी खरीदो, बेसिकली आपने कितनी इनकम को अपना खर्च कर दिया। तो इकोनॉमी में मान लो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ इनकम कमाई, 100 करोड़ में से देखा गया कि 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ रुपीज हैं जो लोग मतलब एक ईयर के अंदर पूरा खर्च कर देते हैं। तो हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी हो गई, ₹20 करोड़। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, अब जो 20 करोड़ बचा उसमें से लोग कितना है जो वापस से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में देखो फर्क क्या है। कंजम्पशन के बाद जो इनकम बची उसके दो पार्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट हो गया वो पैसा जो आपने वापस से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, एंड सेविंग्स जो आपने अपने पास बचा लिया एज सेविंग के तौर पे। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी कंट्री में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ऐसे मत समझना, मान लो आपके घर में कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा हो जो भी कमाने के योग्य नहीं है, वो कमा नहीं सकता अभी, ठीक है, तो क्या आप उसको एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड बोल सकते हो? आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो काम करने की क्षमता रखता नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल हम कैसे चेक करते हैं
हम उन लोगों को कंसिडर करते हैं जो लोग काम करने के योग्य हैं, जिनके अंदर क्षमता है, वो केपेबल है काम करने के लिए, बट उनको काम मिल नहीं रहा है। मतलब वो विलिंग तो है काम करने के लिए, काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, पर वो उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग होते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट कंट्री का लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन महंगाई किस दर से हमारी कंट्री में बढ़ रही है, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, हमारी कंट्री का मनी एंड बैंकिंग सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का बजट कितना है, कितना वो कहाँ पे खर्च करेगी, कितना वो डिफेंस पे खर्च कर रही है, कितना वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ से उसके रेवेन्यूज होने वाले हैं, क्या उनके टैक्स रेट्स होंगे, ये सब आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, मतलब रुपी एंड डॉलर का जो हमारा रेट चलता है, रुपी एंड पाउंड का रेट चल रहा है, तो ये हम फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ये सब कहाँ से निकालते हैं, ये हम निकालते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज इट स्टडीज द ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द होल नेशन। ये हम पहले से समझते आ रहे हैं, यहाँ पे वही सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा जो हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर असर डालने वाले हैं। उसके बाद इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज दैट लीड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजन ऐसे ले लेगी। गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेगी हमारी कंट्री के लिए, तो वो ये देखेगी कि उस डिसीजन से हमारी कंट्री के ऊपर कोई बुरा अफेक्ट नहीं आना चाहिए, हमारी कंट्री में एक स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, बट एक रीजनेबल रेट से बढ़े। ऐसा ना हो कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए लोगों की इनकम बढ़ ही ना पाए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी हमको चाहिए अपनी इकोनॉमी के अंदर, कुछ भी डिसीजन ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाएगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अदर नेम्स क्या हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम थियरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, इसके ये दो नाम हैं। तो आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलिए, इनकम थियरी बोलिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने समझा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको स्टडी करनी होती हैं। तो यही सब था बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, एक बेस डेवलप हुआ होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो अगर आपको आती है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद एज आई ऑलवेज से, डू वेल, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।